यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट्स से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ मैम हैं, इंटरव्यू देकर आई हैं, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई हैं आपको। थैंक यू सर। मैडम कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अभी इंटरव्यू तो ठीक हुआ, बाकी मार्क्स बताएंगे कि कैसा रहता है। नाम, अटेम्प्ट और माध्यम क्या है? मेरा नाम ऋतु अग्रवाल है, इंग्लिश मीडियम, और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, सेकेंड इंटरव्यू। अच्छा मैडम, ऑप्शनल क्या है आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मुझसे मोस्टली डैफ रिलेटेड और फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी सवाल रहे हैं? हाँ, हरियाणा से हूँ मैं, तो हरियाणा पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हरियाणा से पूछे गए? हाँ जी। अच्छा, करंट अफेयर्स से? करंट अफेयर से नहीं पूछा। करंट अफेयर से नहीं? नहीं। आईआर से? आईआर से भी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा, कितने मिनट का लगभग इंटरव्यू हुआ? अप्रॉक्स 25 मिनट्स। 25 मिनट। अच्छा, आप ये बताइए कि मैडम कुंभ जो हुआ है, कुंभ से भी कुछ सवाल आप रहे हैं? नहीं, कुछ डैप से रिलेटेड थे। हाँ। और कुछ जो क्वेश्चंस थे वो फिलोसफिकल थे या फैक्चुअल, मतलब कि आप इन चीज़ों से क्या समझते हैं, वो मोस्टली वो भी डैप से ही उठाए हुए थे क्वेश्चंस, वो भी जो पूछे थे। अच्छा, कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है? अच्छा, कोई ऐसा सवाल जिससे आपको ऐसा लगा हो कि नयापन सा देखने को मिला हो? हाँ, एक एक्चुअली उन्होंने मुझसे एक बुक पूछी थी कि द लास्ट बुक विच यू हैव रेड। सो इनिशियली आई सेड नो, आई हैव नॉट रेड। देन दे सेड दैट लाइक यू हैव नॉट रेड एनी बुक। तो मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी, सो आई टोल्ड द बोर्ड अबाउट दैट बुक. So it was about Shiva Triology, a book. Then the chairperson Sanjay Verma sir said, so will Shiva need a visa to travel to India, because Shiva lives in Kailash and Kailash is in Tibet. So will Shiva need a visa to travel to India? So it was a new question to me. Yes. अच्छा मैडम, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होती हैं, प्री को निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है। क्या रणनीति रही आपकी तीनों स्टेज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? तीनों स्टेजेस को सबसे पहले तो डोंट सी देम इन अ आइसोलेटेड मैनर, दे आर इंटीग्रेटेड। पूरी प्रिपरेशन जो रहेगी आपकी वो इंटीग्रेटेड उसमें रहनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस के लिए PYQs पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स को लेके भी आप PYQs को प्रैक्टिस करते रहिए, और मेंस में जैसे आंसर राइटिंग इज़ द अल्टीमेट आंसर, तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। इनिशियली आपके आंसर्स लंबे होंगे, टाइम मैच नहीं करेगा, इवन लाइक बिफोर गिविंग मेंस, तो आपके मे बी यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, बट स्टिल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और अभी जैसे ट्रेंड है रिसेंट टाइम्स में, एथिक्स ऑप्शनल और ऐसे पेपर, ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं कैंडिडेट्स में, तो इन पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखिए। जैसे आपने बोला PYQ कितने सालों के कम से कम प्री के लिए, और मेंस के लिए कितने सालों के लगाने चाहिए कम से कम? प्रीलिम्स के लिए तो आप 2011 के बाद तो लगाते ही हैं, बट अगर आपको ऐसे है कि हमने वो एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, तो यू कैन गो बैक ऑल्सो, लाइक फ्रॉम 1995 और 1970s 80s, वो वाले PYQs भी आप उठा सकते हैं। फॉर मेंस बिकॉज 2014 के बाद से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो लास्ट 2014 के बाद से PYQs रखिए। कैसे एनालिसिस करते थे PYQ लगाते समय? आप लगाने के बाद क्या एनालिसिस करने का तरीका था? प्रीलिम्स के लिए तो क्या रहता है कि आप जब PYQs अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना स्कोर देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। सेकेंडली आप अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ, इन एरियाज़ में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। थर्ड, यू सी द एरियाज वेयर यू फेल्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड बट स्टिल यू कुड नॉट स्कोर वेरी वेल, तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कीजिए। तो वहाँ पे या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की कमी है या फिर आपकी प्रिपरेशन की कमी है, तो इन दो एस्पेक्ट पे आप वर्क कीजिए। फिर इन दोनों के बेसिस पे यू आइडेंटिफाई द थीम्स कि आपने जो PYQs में किस तरह की थीम्स रिपीट हो रही हैं, उन थीम्स पे आप फोकस कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरह की थीम्स पे आ रहे हैं, और अपने जो नोट्स हैं उन्हीं के अराउंड बनाइए। करंट अफेयर्स को भी उन्हीं थीम्स के अंडर फिट करते चलिए, क्योंकि अभी रीसेंट ट्रेंड क्या है कि आप थ्योरेटिकल प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मिक्स करके इस तरीके से आ रहे हैं, तो अगर आपका करंट अफेयर्स उन्हीं थीम्स के अराउंड रहेगा तो आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा हेल्प रहेगी। अच्छा, CSET के लिए तैयारी जो की है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि CSET की वजह से बच्चों का प्री नहीं हो पाता है, GS हो जाता है, CSET नहीं होता है, क्या कारण रहते हैं और किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी?
थोड़ा तो फियर रहता है कैंडिडेट्स के माइंड में, स्पेशली 1-2 साल पेपर जब ज़्यादा टफ आया तो उसकी वजह से फियर रहता है। बट फोकस ऑन PYQs। CSAT के केस में भी अल्टीमेटली इट इज़ PYQs, थीम्स रिपीट होती हैं और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यू कैन गिव सम टेस्ट टू टेस्ट द टाइम, कि आप 2 घंटे में टेस्ट का माहौल चेक करने के लिए, वो प्रेशर को फील करने के लिए यू गिव सम टेस्ट, बट अल्टीमेटली फोकस ऑन PYQs फॉर CSAT। एक बार ही नहीं, टिल द टाइम टिल द टाइम ऑफ प्रीलिम्स PYQs को ही बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी उसमें जो आपकी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कीजिए और टाइम इम्प्रूव करिए, कि आप अगर एक क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में आपने 2 मिनट में सॉल्व किया तो फोकस के नेक्स्ट टाइम में आप उसी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सके, तो PYQs पे फोकस। मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद या प्री से पहले ही कर रहे थे, साथ में कर रहे थे? एज आई मैंशन अर्लियर कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, तो आपको जो मेंस आंसर राइटिंग है वो भी आपको साथ ही रखना चाहिए उसमें। सॉरी, तो मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो साथ ही रखिए। एक थोड़ा अपना बेस पहले प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि कैंडिडेट जो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी आ रहे हैं, पहले थोड़ा सारे सब्जेक्ट्स का एक नॉलेज बेस अपना क्रिएट कर लीजिए, तो उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। इनिशियली जो आंसर राइटिंग एक बार स्टार्ट करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो वो उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करिए कि जितना आप डिले करते जाएंगे तो आपकी आंसर राइटिंग मेंस के बाद उतना, प्रीलिम्स के बाद उतना ही प्रेशर होगा। थोड़ा अगर आपको पहले से आइडिया है कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, तो मेंस प्रीलिम्स के बाद यू कैन फोकस ऑन योर स्पीड एंड कंटेंट एनरिचमेंट, तो साथ में रखिए दोनों को। NCERT के बारे में क्या कहेंगी? NCERT छोड़ें पढ़ें, बच्चों का ये भी सवाल रहता है, आपने क्या किया था? NCERT जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स का पार्ट है, स्पेशली फॉर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के लिए तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इन 2024 प्रीलिम्स मेनी क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी दे वर डायरेक्टली फ्रॉम द 12th क्लास NCERT, तो NCERT को स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस, आपका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो NCERT से ही बनेगा। देन यू फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए RS शर्मा है या फिर स्पेक्ट्रम है, वो आपकी नॉलेज बेस को वास्ट करेंगी, बट जो फाउंडेशन है वो NCERT से ही बिल्ड होगी आपकी। अच्छा मैडम, प्री जो देने वाले हैं अभी, क्या कर देना चाहिए? इस समय से आपने क्या किया था जो समय कम बचा है? अभी 2 महीने बचे हैं, तो सबसे पहले तो आप अभी नया मटेरियल, डोंट टच एनी न्यू मटेरियल, क्योंकि एंग्जाइटी ही क्रिएट होगी उससे। जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, PYQs लगाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉक टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करते रहिए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ आपकी कमियाँ हैं, किन एरियाज़ में प्रॉब्लम है, ताकि आप डेडिकेटेडली उन एरियाज़ पे फोकस कर सकें। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैटर करता है, क्या आपका रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है। ये सवाल रहा है कि इंजीनियरिंग छोड़ के क्यों आप UPSC में जाना चाहते हैं? नहीं, ये सवाल है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही क्यों बच्चे आ रहे हैं UPSC में? अपनी परसेप्शन है ये तो, कि कौन क्या करना चाह रहा है, तो आई थिंक इट्स अपनी खुद की चॉइसेस हैं। मेरे लिए भी जैसे खुद की चॉइस ही थी, मैं वर्किंग थी, बट आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो नो एनी स्पेसिफिक रीज़न आई कैन थिंक ऑफ। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।